हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार की। मूल अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं और इनका हिंदी में मतलब मूल अधिकार होता है। अब बात आती है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए। तो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिए गए थे। तो यूएसए के संविधान के अंदर ही विस्तारित रूप से लिखे हुए थे मूल अधिकार, और वहीं से भारतीय संविधान के लिए मूल अधिकारों को उठाया गया। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये लाने वाला पहला देश फ्रांस था। तो फ्रांसीसी शब्द से क्या बना है, मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा को लागू करने वाला विश्व में पहला देश कौन सा था, तो मैग्ना कार्टा को लागू करने वाला विश्व में पहला देश इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड के अंदर ही इंग्लैंड के राजा ने वहां के गरीब वर्ग के लिए सामंतों के दबाव में आकर के सबसे पहले वहां पर मूल अधिकार लागू किए गए थे और उनका नाम मैग्ना कार्टा रखा था। और मैग्ना कार्टा शब्द जो है उन्होंने कहां से उठाया, तो मैग्ना कार्टा शब्द उन्होंने फ्रांस से उठाया था। तो फ्रांसीसी शब्द है क्या, मैग्ना कार्टा। तो इसी मैग्ना कार्टा को भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि सर ये जो मूल अधिकार हैं ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेदों के अंदर इनका वर्णन किया गया है। तो मूल अधिकारों की हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में लिखा गया है। और कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में इनको बताया गया, तो अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों को विस्तारित रूप से बताया गया है कि भाई एक आम नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं। मूल अधिकार एक आम नागरिक के लिए बनते हैं। इसके ऊपर न तो कोई सरकार का, न किसी बात करें कानून का, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यानी कि कोई भी सरकार, कोई भी कानून इनको एक आम नागरिक से नहीं छीन सकता। ये जब भारत का नागरिक पैदा होता है तब से लेकर के और जब तक वो मरता है तब तक उसके लिए मूल अधिकार लागू रहते हैं। लेकिन एक कंडीशन में, अगर कोई कैदी है या फिर किसी पर राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा शामिल हो जाए तो उनसे ये मूल अधिकार लगभग छीन लिए जाते हैं। 90% मूल अधिकार कैदियों से छीन लिए जाते हैं। कैसे? जैसे एक आम नागरिक है, उसको कहीं भी घूमने फिरने का, कहीं भी काम करने का, ठीक है, और अपने विचार रखने का, सभा करने का, जितने भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जितने भी अधिकार दिए गए, क्या है, ये सारे मूल अधिकार हैं। अगर ये मूल अधिकार एक आम नागरिक से छीन लिए जाए तो उसका एक जीवन एक कैदी जैसा हो जाएगा, एक बंदी जीवन उसका हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने लोगों की भलाई के लिए इन मूल अधिकारों को लागू किया था। अब बात आती है कि भाई मूल अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है। तो वर्तमान में इन मूल अधिकारों की संख्या 6 डिसाइड की गई है। लेकिन जब भारतीय संविधान लिखा गया था तब इन मूल अधिकारों की संख्या 7 होती थी। लेकिन वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 6 निर्धारित की गई है। 7वां जो मूल अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार होता था और वर्तमान में इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और इसे अनुच्छेद 19F और 31 क से उठा करके अनुच्छेद 300 क के अंदर डाल करके एक कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 6 ही मूल अधिकार हैं और ये 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो अब हम इनकी बात करेंगे। तो पहला इसके अंदर समानता का अधिकार। पहला कौन सा है, तो पहला है हमारे लिए समानता का अधिकार, और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर लिखे गए हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर लिखा गया है कि एक व्यक्ति की क्या क्या स्वतंत्रता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे बात आएगी शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 23 से 24 में। और इसके अंदर एक आम नागरिक का जो शोषण होता है, जो बंधुआ मजदूरी वगैरह होती थी और जो बच्चों से, जो छोटे बच्चे थे उनसे कारखानों में काम करवाया जाता था, तो उनके ऊपर पाबंदी वगैरह लगाई गई। उनको कुछ अधिकार दिए गए कि आप किस रूप में किसी को बंदी नहीं बना सकते और छोटे बच्चों से बंधुआ मजदूरी वगैरह कारखानों में काम नहीं करवा सकते। और ये है अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर बात आई नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है,
किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, अपनी धार्मिक संस्था को खोल सकता है। तो ये सारे अधिकार जो हैं ये अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, लेकिन हमसे कोई भी अपना धर्म जबरन नहीं अपना सकता। अगर कोई व्यक्ति हमसे किसी धर्म को अपनाने के लिए कहता है जबरन और हमको मजबूर करे, तो इस रूप में उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। नंबर 5 पे बात करेंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और ये है संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 के अंदर शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसके अंदर जो आदिवासी वर्ग है उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए कुछ अधिकार उनको दिए गए हैं। और नंबर 6 पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर हमने जो ऊपर वाले 5 अनुच्छेद पढ़े हैं इनको सुरक्षित रखा गया है कि इनकी सुरक्षा कौन करेगा, तो न्यायपालिका। कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा, तो आर्टिकल 32 के तहत। हाईकोर्ट किसके तहत करेगा, तो आर्टिकल 226 के तहत इनको सुरक्षा प्रदान करेगा ऊपर वाले अधिकारों को। अगर किसी भी कारणवश आपसे ये अधिकार छीने जाते हैं तो हम डायरेक्ट कहाँ पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और इसीलिए इस बात को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय कह के पुकारा था। अब बात आई, क्या मूल अधिकार हमसे किसी भी रूप में नहीं छीने जा सकते, तो साधारण रूप से मूल अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। हम कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई भी सभा कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ हम यानी नारेबाजी कर सकते हैं। सपोज करो अभी कोई नौकरियां नहीं निकल रही हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो उसका एक मूल अधिकार है और वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन बात आए जब देश के अंदर राष्ट्रीय शासन लगा हुआ है, जैसे भारत और चाइना का युद्ध हो रखा है, और उस कंडीशन में अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार को लगता है भी ये देश के लिए खतरा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति इन मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, अन्यथा इनको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तो ये था संविधान, ये था हमारे मूल अधिकार को एक सिंपल सा डायग्राम। अब हम इन मूल अधिकारों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक बातों को इसके बारे में समझेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे समानता के अधिकार के बारे में। तो समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद दिए गए हैं और ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मिलता है। इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं, तो सबसे पहले है अनुच्छेद 14 और इसमें साफ साफ बोला गया है विधि के समक्ष समानता। यानी कि विधि होता है कानून, और कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान होगा, चाहे वो राजा हो चाहे वो फकीर हो, यानी चाहे वो गरीब वर्ग हो चाहे वो अमीर वर्ग हो, सबके लिए कानून समान होगा। कानून की नज़र में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये अनुच्छेद 14 के अंदर बोला गया है कि विधि समक्ष समानता, कानून की नज़र में सब समान है, सबको समान नज़र से देखा जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 के अंदर दिया गया है लिंग धर्म जाति की समानता, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके लिंग को देख करके, भाई वो पुरुष है या महिला है या किस वर्ग से है, इसको देख करके या उसकी जाति को देख करके या उसके धर्म को देख करके उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि सबको एक समान नज़र से देखा जाएगा, एक मानव की नज़र से देखा जाएगा। तो अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया कि लिंग धर्म जाति की समानता, इसके ऊपर किसी के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 के अंदर लोक नियोजन की समानता दी गई है। अब बात आती है सर ये लोक नियोजन क्या होता है, यानी लोगों के लिए समानता, किस चीज़ की, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यानी कि हर व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का अधिकार नहीं छीना जाएगा। हम बात करें सरकारी नौकरियों की, तो सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाता है, उसके अंदर किसी को किसी प्रकार का यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन लागू हुई लोक नियोजन की समानता में, और इसमें क्या बोला गया कि आरक्षण को छोड़कर, जो आरक्षण होता है इसको छोड़कर सबके साथ समान
अवसर की समानता दी जाएगी, लेकिन आरक्षण को छोड़ करके लोक नियोजन की समानता, सरकारी नौकरियों में समानता हर एक को दी जाएगी। लेकिन किसको छोड़ करके? आरक्षण को छोड़ करके। जो अभी हर एक वर्ग को अलग अलग कैटेगराइज में किया गया, जैसे जनरल है, एसटी है, ओबीसी है या फिर एससी है, तो ये आरक्षण की कैटेगरी में आता है। और जब संविधान बना था तब भीमराव अंबेडकर जी ने इस आरक्षण को लागू किया था, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने इस चीज़ को लागू किया था। लेकिन आने वाली सरकारों ने क्या काम किया, इसका टाइम पीरियड आगे बढ़ाती गई, क्योंकि अभी हमारा गरीब वर्ग जो है कानून की नज़र में अभी समान नहीं हुआ है, तो इसीलिए उनको कुछ एक आरक्षण दिया जाता है, कुछ एक सुविधाएं दी जाती हैं। फिर बात आती है अनुच्छेद 17 की, और अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया? अप्रियता का अंत, अप्रियता का अंत। और इसका सिंपल सा फंडा क्या है? हम सिंपल सा बोल सकते हैं छुआछूत का अंत। किसका अंत बोला गया? तो छुआछूत का अंत इसमें बताया गया कि भाई किसी भी प्रकार की छुआछूत की भावना किसी व्यक्ति के साथ में नहीं की जाएगी, कि भाई आप किस कास्ट से हो, आपका धर्म क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो इस प्रकार की कंडीशन नहीं रखी जाएगी। छुआछूत की भावना जो है इसको खत्म करने की बात की गई कि छुआछूत का अंत, ये अनुच्छेद 17 में बोला गया। और फिर बात आती है अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 के अंदर बोला गया उपाधियों का अंत। अब कहोगे सर ये तो गलत है, उपाधियों का अंत कैसे होगा? हम लगाते हैं जैसे जनरल, कैप्टन या फिर एमएलए, एडवोकेट, ये उपाधियां तो हम लेते हैं। तो हम जिस उपाधि की अभी हम बात कर रहे हैं वो उपाधियां जो मैंने बोली वो नहीं है। जैसे पहले अंग्रेज सरकार है किसी को केसरी हिंद की उपाधि देती थी, किसी को राय बहादुर की उपाधि देती थी, कोई अपने आप को राजा कहता है, कोई महाराजा कहता है। ऐसी जो उपाधियां हैं उनका अंत कर दिया गया। कौन सी उपाधियां मानी जाती है वर्तमान में? जैसे कोई सेना से संबंधित है, या कोई शिक्षा से संबंधित है, या फिर कोई पुरस्कार से संबंधित है, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, परम वीर चक्र है, अर्जुन पुरस्कार है। ऐसे जो पुरस्कार हैं वो उपाधियां इंसान धारण कर सकता है, इसके अलावा कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। जैसे आप राजा, महाराजा, सम्राट, विक्रमादित्य, राय बहादुर, ठीक है, केसरे हिंद, ऐसी उपाधियां धारण नहीं कर सकते। ऐसी उपाधियों का अंत वर्तमान में कर दिया गया है। अब इस उपाधियों अनुच्छेद 18 के अंदर कुछ एक बातें और भी दी गई हैं। जैसे कोई आदमी है और वो कहाँ जाता है? विदेश में। विदेश में कोई पुरस्कार धारण करता है, कोई भी पुरस्कार धारण करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा? तो पुरस्कार लेने के लिए उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य देश से कोई पुरस्कार वगैरह उसको सम्मानित किया जाता है, तो वो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के समक्ष जाकर के उसकी परमिशन लेगा, और अगर राष्ट्रपति कहेगा तभी वो उस पुरस्कार को धारण कर सकता है, अन्यथा वो धारण नहीं कर सकता। तो हम विदेश में कोई भी पुरस्कार लेंगे, जैसे कोई भी पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ऐसे पुरस्कार जब हम लेते हैं तो हमें राष्ट्रपति के समक्ष पहले परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी उपाधि लेने के लिए हमें पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार में हमें यही 5 बातें देखने को मिलती हैं, और इसके अंदर हमें यही 5 समानता के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? विधि के समक्ष समानता, लिंग धर्म जाति की समानता, सरकारी नौकरियों में समानता, अप्रियता का अंत, छुआछूत की भावना का अंत, और उपाधियों का अंत इसके अंदर दिया गया है। यहाँ तक उतारिए, इसके बाद में हम अगले अनुच्छेदों की बातें करेंगे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। तो समानता के अधिकार के बाद में अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और इस अधिकार में एक आम नागरिक को बहुत से सवाल जवाब पूछने के, काम करने के और बहुत से अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? तो सबसे पहले अनुच्छेद 19A, और अनुच्छेद 19A के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी आदमी सरकार से जवाब ले सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकता है, लेकिन कैसी चीज़ें? जो देश के हित में हो, जिससे देश के अंदर कोई खतरा पैदा न होता हो। जैसे आज मीडिया वाले सरकार से जवाब पूछते हैं कि पूछता है भारत, तो ये सारी बातें किसमें है? अनुच्छेद 19A में है। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि बोलने की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19A के अंदर दी गई है। फिर बात आई अनुच्छेद 19B की, तो अनुच्छेद 19B के अंदर सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी आदमी कहीं पर भी सभा कर सकता है, 4 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो सभा कैसी होनी चाहिए, शांतिप्रिय सभा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं, हमने हथियार ले रखे हैं, बम ले रखे हैं और हम जिससे देश में कोई खतरा पैदा हो, ऐसी सभा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम सभा कर सकते हैं, लोगों की मीटिंग कर सकते हैं, 4 आदमी इकट्ठा हो सकते हैं। तो सभा करने की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19B के अंदर दी गई है, बिना हथियार के। फिर अनुच्छेद 19C के अंदर दिया गया संघ बनाने की स्वतंत्रता, पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी आदमी अपना एक संघ बना सकता है, पार्टी बना सकता है, लेकिन कैसा संघ, जिससे देश के अंदर कोई खतरा पैदा न होता हो। तो अनुच्छेद 19C के अंदर साफ साफ लिखा गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, पार्टी बनाने की स्वतंत्रता इसके अंदर दी गई है। फिर नंबर 4 पे बात करें हम, तो अनुच्छेद 19D, और अनुच्छेद 19D में क्या बोला गया कि देश में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक पूरे देश में कहीं पर भी घुमाई फिराई कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, उसको कोई भी रोकेगा नहीं। तो पूरे देश में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19D के अंदर दी गई है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम बात करें, और इसके अलावा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में कहीं पर भी घूम सकते हैं। इसके लिए आपको पूर्ण आज़ादी दी गई है। फिर अनुच्छेद 19E के अंदर क्या बोला गया, आवास करने की स्वतंत्रता। आवास होता भाई रहन बसेरा, कोई भी आदमी पूरे भारत में कहीं पर भी आवास कर सकता है, अपना घर बना सकता है, वहाँ पर रह सकता है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि पूरे भारत में आदमी कहीं पर भी आवास कर सकता है, रह सकता है, स्थायी रूप से रह सकता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 19F में क्या है, अनुच्छेद 19F में यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19F के अंदर होता था, लेकिन वर्तमान में इसको यहां से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19F से हटा करके और अनुच्छेद 300K के अंदर डाल दिया गया है, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। इसके बाद में एक अनुच्छेद और था, मैं यहां पे लिखता हूं अनुच्छेद 19G, और अनुच्छेद 19G के अंदर क्या दिया गया भाई, तो इसके अंदर है काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 19G के अंदर दिया गया है। कोई भी आदमी पूरे भारत में कहीं पर भी काम कर सकता है। ठीक है, कोई भी काम कर सकता है, काम करने से कोई नहीं रोक सकता। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 19G के अंदर साफ साफ अक्षरों के अंदर दिया गया है। काम करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद में है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया, अपराध के संबंध में संरक्षण। यानी कि कोई भी आदमी कोई अपराध करता है तो उसे कुछ एक संरक्षण दिया गया है, कुछ एक बातें लिखी गई अपराध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, खुद के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और बार बार उसे सजा नहीं दी जाएगी। तो ये बातें इसके अंदर लिखी गई है अनुच्छेद 20 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 20 के अंदर ये बातें साफ तौर से लिख दी गई हैं। और फिर अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया, तो अनुच्छेद 21 के अंदर है जीने का अधिकार। यानी कि भारत के कोई भी नागरिक से जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसके अंदर क्या बोला गया, जीने का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 21 के अंदर, कि भाई कोई भी बंदा किसी बंदे से उसके जीने का अधिकार नहीं छीन सकता, न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के हर नागरिक को जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, और इसके अंदर साफ साफ बातों में बोला गया कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये उसका एक अधिकार है। तो 21 में क्या बोला गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसके तहत कोई भी बच्चा है 6 से 14 साल के बीच में उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
फिर बात आई अनुच्छेद 22 की, और अनुच्छेद 22 के अंदर क्या बोला गया, तो अनुच्छेद 22 के अंदर बोला गया गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यानी कि कोई भी कानून का जो बंदा है आपको पकड़ने के लिए आता है, जैसे पुलिस है आपको पकड़ने के लिए आएगी, तो आपको पूछने का अधिकार है कि आप मुझे किस अपराध के लिए पकड़ रहे हो, आखिर मेरा अपराध क्या है। दूसरी बात, जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना होगा। पहली बात, कारण बताना होगा। दूसरी बात, आपको कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, और ये जो पेश करने का जो टाइम है 24 घंटे का, ये आने जाने के रास्ते को छोड़ करके होगा। और तीसरी बात, आपको अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार भी दिया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हमें ये 8 से 9 बातें याद रखनी होती हैं। पहला, बोलने की। दूसरी, सभा करने की। तीसरा, संघ। चौथा, देश में कहीं भी घूमना फिरना। 5वां, आवास। 6 नंबर बात करें संपत्ति। 7 नंबर पे काम करने का अधिकार। नंबर 8 पे अपराध के संबंध में संरक्षण, और नंबर 9 है जीने का अधिकार। नंबर 10 पे जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और नंबर 11 पे क्या है, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो यही बातें लिखी गई है अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार में। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम आगे की बातें करेंगे। तो आगे हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर दिया गया, और इसके अंदर क्या बोला गया, तो अनुच्छेद 23 में बोला गया कि बलात्श्रम पर रोक, यानी कि मानव के क्रय विक्रय पर रोक। प्राचीन समय में हम क्या देखते थे, कोई भी राजा महाराजा होता था, वो क्या करता था, वो अपने पास दास रखता था। और हमने पढ़ा भी है कि सल्तनत काल में एक राजा फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के 1,80,000 दास होते थे। यानी कि यही प्रथा हमारे भारत में होती थी, और पहले हमारे भारत में बहुत ज़्यादा दास रखे जाते थे। तो भारतीय संविधान के अंदर इस बात को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 23 के अंदर साफ साफ बोल दिया गया कि भाई भारत में बेगार प्रथा नहीं होगी, मानव का क्रय विक्रय नहीं होगा। तो अनुच्छेद 23 से भारत में मानव के क्रय विक्रय पर, दासों पर प्रतिबंध लगा सकता है। वर्तमान में कोई भी आदमी किसी को दास नहीं बना सकता। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 24 आया, और अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया, बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम यानी कैसे, तो 6 से 14 साल के बच्चों को हम किसी भी कारखाने में काम नहीं करवा सकते, ऐसी जगह पर काम नहीं करवा सकते जिससे उसकी जान को खतरा हो। ठीक है। अब आप कहोगे सर, कोई भी फादर है, मदर है, वो अपने बच्चों से खेत में काम करवाती है, घर में काम करवाती है, या कोई बच्चा है वो अपने पिता की शॉप में काम करने के लिए जाता है, तो क्या वो एक बाल श्रम नहीं है, तो हम उसको बाल श्रम नहीं बोल सकते। जैसे बच्चा कोई घर पे काम करता है या अपने पिता का उसकी दुकान पे हाथ बटाता है स्कूल में जाने के बाद में, तो वो बाल श्रम नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा हम किसी बच्चों को किसी फैक्ट्री में, किसी खदान में, किसी ऐसी जगह पे काम करवाते हैं जिससे उसकी जान को खतरा है, ठीक है, और उसको शिक्षा नहीं दी जाती है, इस कंडीशन में सरकार बाल श्रम पर रोक लगा सकती है। लेकिन हम पारिवारिक काम कर सकते हैं, वो बाल श्रम के अंदर नहीं आता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये 2 ही अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। पहले में दास प्रथा का अंत, और दूसरे में बाल श्रम पर रोक। ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों को हम क्या नहीं करवा सकते, किसी भी कारखाने में, जानलेवा जगहों पर, खदानों में काम नहीं करवा सकते, ये उसका शोषण होगा। ठीक है। फिर अगला क्या बोला गया, तो अगला बोला गया भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 25 से 28 तक धर्म के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया, तो धर्म के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 25 में क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। तो अनुच्छेद 25 कोई भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है, लोगों तक अपने धर्म को पहुंचा सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता। अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया, धर्म के लिए संस्था की स्थापना। अपने धर्म के लिए वो कोई भी संस्था को बना सकता है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, इस संस्था की वो स्थापना कर सकता है, उसके लिए धन इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, धन इकट्ठा कर सकता है, ये बात भी इसमें बोली गई। अनुच्छेद 27, धर्म के नाम पे वो कोई भी संपत्ति इकट्ठी करेगा तो उसके ऊपर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। धर्म के नाम पर जितनी भी संपत्ति है
वो क्या होती है भाई, टैक्स फ्री होती है। और इसीलिए आदमी क्या करता है, जितना भी काला धन होता है वो अपने धार्मिक संस्था में जमा करवा देता है, जिससे उसका जितना भी ब्लैक मनी होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और वो उस पैसे को बचा सकता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 27 में बोला गया है कि संपत्ति जो धर्म के नाम पे इकट्ठी होगी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में क्या बोला गया कि भाई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब ये क्या बात हुई, हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं, संस्थान खोल सकते हैं, लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। अब आप कहोगे सर ये तो झूठ है, मदरसा है, गुरुकुल है, वहाँ पर तो स्पेशल पढ़ाया जाता है, मदरसा में कुरान को पढ़ाया जाता है, और गुरुकुल की बात करें तो वहाँ पर हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, तो वो धार्मिक शिक्षा कैसे भी। तो इस बात में उस बात में थोड़ा अंतर है। ये जो धर्म की शिक्षा है ये है राज्य द्वारा संचालित, यानी देश के अंदर जितनी भी स्कूलें होती हैं, ठीक है, जितने भी विद्यालय हैं, ठीक है, बोर्ड हैं, उनके अंदर साफ साफ बोला गया कि धर्म के नाम पे शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप कोई धार्मिक संस्थान बनाते हैं, जैसे आपने मदरसा बनाया, तो मदरसा के अंदर स्पेशल आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। आपने गुरुकुल बनाया तो गुरुकुल के अंदर आप धार्मिक शिक्षाएं देंगे, क्योंकि वो स्पेशल इसी काम के लिए बनाए गए थे। लेकिन राज्य द्वारा संचालित कोई भी संस्थान होगा उसके अंदर हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। और मदरसा को सबसे पहले भारत में किसने बनवाया था, तो दिल्ली में इल्तुतमिश ने बनवाया था मदरसा को भारत में सबसे पहले। और भारत की पहली मस्जिद भी कौन सी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और भारत में गुलाम वंश का पहला संस्थापक होता था। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर ये 4 बातें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला है अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ठीक है, इसके अंदर अल्पसंख्यक जितने भी आदिवासी लोग होते हैं, जनजातीय जो लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार ने अनुच्छेद 29 से 30 में क्या दिया, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और 29 में क्या बोला गया, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा, जो अल्पसंख्यक होंगे, जो आदिवासी होंगे, उनके हितों की रक्षा, उनकी संस्कृति की रक्षा कौन करेगी, तो सरकार करेगी। ये बातें इसके अंदर बोला गया, ये उनका एक मूल अधिकार होगा, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, फिर अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए हम उनके लिए क्या करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ताकि वो पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें, अपने समाज को आगे बढ़ा सकें, वे गरीबी से आगे बढ़ सकें। तो उनके लिए क्या किया गया, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई, किसमें, अनुच्छेद 30 के अंदर। और लास्ट में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा व हृदय कह के पुकारा था। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसको मूल अधिकारों में उसकी आत्मा और हृदय बोला गया, तो इसके अंदर आर्टिकल 32 में साफ साफ लिखा गया कि ऊपर वाले जितने भी 5 जो अधिकार एक आम नागरिक को दिए गए हैं, अगर उसमें से किसी का भी एक अधिकार का शोषण होता है आम नागरिक के लिए, तो वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और वो जो उसका शोषण कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ठीक है, और इसी के तहत आर्टिकल आता 226, और इसमें हाई कोर्ट क्या करेगा, इन मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। तो मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है, मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये थे आज के मूल अधिकार, और इसके अंदर हमने मूल अधिकारों के बारे में देखा, जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी उन सबको हमने काफ़ी अच्छे से बढ़ने की कोशिश की है। आगे की जितनी भी क्लासेज होंगी तो इससे आगे की हम कंटिन्यू बातें करते चलेंगे। इससे पहले मैंने भारतीय संविधान की एक बेसिक जो क्लास थी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। अभी तक मैंने आपको भाग 1 और भाग 2 के बारे में नहीं बताया। ठीक है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 होते हैं, उसमें क्या क्या बातें हैं, भारत के बारे में दिया गया है। ठीक है, और भाग 2 के अंदर 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन दिया गया है, तो उसके बारे में हमने नहीं देखा है। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा तो हम उनके बारे में कंटिन्यू करते चलेंगे, और हमारे भारतीय संविधान को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।